दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए उन्हें विद्यालयों में ज्वाइनिंग दे दी गई है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, हर जगह भर्ती से संबंधित याचिकाएं जो हैं वो सुनवाई के लिए लगी हुई हैं। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है, जहां पर रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए थर्ड काउंसलिंग पर जो है डिसीजन लिया जा सकता है। और उसके लिए रिक्त पदों पर अगर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मजबूती से पैरवी की जाएगी तो जो 656 पद विभाग ने एक्सेप्ट किए थे कोर्ट के अंदर रिक्त के रूप में, और इसके साथ साथ कुछ और पद उसमें एड ऑन हो सकते हैं और उन पर थर्ड काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि विभाग की तरफ से मजबूत पैरवी की जाए 28 अगस्त में। और अगर 28 अगस्त की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन जारी करता है तो आप सभी को बता दें सितंबर माह में थर्ड काउंसलिंग आयोजित की जा सकती है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप सभी को बता दें सबसे जरूरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन मिले। अगर डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो थर्ड काउंसलिंग आगे बढ़ेगी और मामले में जब तक सुप्रीम कोर्ट थर्ड काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन नहीं जारी करेगा तब तक थर्ड काउंसलिंग के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि इसके लिए लगातार अभ्यर्थी प्रयासरत हैं और कल बड़े स्तर पर एससीईआरटी पहुंचकर संख्या बल के साथ में अपनी बातों को थर्ड काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी रखेंगे और सचिव सर से मुलाकात कर मजबूत पैरवी के लिए निवेदन किया जाएगा। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में ओपन टू ऑल को हर जगह चैलेंज किया गया है, यानी जो सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई गई उसको हर जगह चैलेंज किया गया है, चाहे हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच हो, इलाहाबाद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी जगह याचिकाएं इसके अगेंस्ट पड़ी हुई हैं। और हाई कोर्ट में मामले की पैरवी कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से जो है महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है और कहा गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में ओपन टू ऑल को रद्द कराने को लेकर के हाई कोर्ट में जो याचिका सुनवाई के लिए लगी हुई है उसे इसी सप्ताह सुनवाई के लिए मेंशन कराया जाएगा और ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के मजबूती से पैरवी की जाएगी हाई कोर्ट में। और देखना यह है कि केस मेंशन के बाद हाई कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती ओपन टू ऑल रद्द करने को लेकर के सुनवाई की डेट का कब निकल कर सामने आती है। जैसे ही सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट और केस स्टेटस आएगा आप सभी को उसके बारे में जानकारी देंगे। हालांकि किसी भी अभ्यर्थी को इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो चयनित है नौकरी पा गए हैं उनको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट से इतना बड़ा कोई उलट फेर का डिसीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा ओपन टू ऑल रद्द करने जैसा, क्योंकि मामला एपेक्स कोर्ट में विचाराधीन है और जब एपेक्स कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन होता है तो नीचे की कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो या जिला अदालतें हों उससे परे जाकर के कोई आदेश नहीं देती हैं। तो कुल मिलाकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है उन अभ्यर्थियों की तरफ से जो ओपन टू ऑल को रद्द कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा उलटफेर का डिसीजन हाईकोर्ट से देखने को नहीं मिलेगा। मामला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उसी का आदेश जो है वो सर्वोपरि होगा और हाईकोर्ट उस आदेश के अगेंस्ट कोई भी आदेश जारी नहीं करने वाला है। लेकिन उनकी तरफ से मजबूत पैरवी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसी सप्ताह केस मेंशन करा लेंगे और जुलाई के सेकंड वीक तक सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट और केस स्टेटस जारी हो जाएगा 12,460 शिक्षक भर्ती में ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो लगभग आगे बढ़ रही हैं। हालांकि अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की समस्याओं को निस्तारण करने को लेकर के कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं और लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। केवल और केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं अभ्यर्थियों को और जानबूझकर अभ्यर्थियों को 28 अगस्त की ओर जो है ढकेला जा रहा है, जबकि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले मामले में 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के मैटर को लेकर के कि किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है।
और न ही सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र अनहोल्ड करने की प्रक्रिया पर कोई भी किसी भी प्रकार से रोक लगाई है। ये बेसिक शिक्षा विभाग के स्वविवेक का फैसला है और बेसिक शिक्षा विभाग नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है, उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा हो, जो पूरी तरीके से निंदनीय है। पूर्व में भर्तियों में भी जो है अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र होल्ड हुए हैं, बाद में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी करते हुए उनके नियुक्ति पत्र रिलीज किए गए हैं और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया और विद्यालय में ज्वाइनिंग करते हुए उन्हें भी अध्यापक के रूप में पदस्थापित किया गया है। लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती में जानबूझकर चीजें डिले की जा रही हैं, जिससे अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं जो है मानसिक प्रताड़ना बढ़ती ही जा रही है और अभ्यर्थियों का जो वर्षों का संघर्ष है वो अब समाप्त होना चाहिए, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती में वो समाप्त नहीं हुआ है। और जो अभ्यर्थी लगातार अगुवाकारों के सहारे रहे, अगुवाकार अब अपनी अपनी नौकरी पा करके इन लोगों से पल्ला झाड़ रहे हैं, हालांकि ये उचित नहीं है। पूरा सपोर्ट आपको करना चाहिए, ये सभी आपके साथ हमेशा खड़े रहें और इनके लिए आप सभी को विभाग में बात करनी चाहिए और अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए, जैसे नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को भी राहत मिल सके और उन्हें भी उनका हक मिल सके 12,460 शिक्षक भर्ती में। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कई प्रकार की विसंगतियां हैं, जिसमें खासकर आरक्षण विसंगति एक प्रमुख मुद्दा है, जिसका निस्तारण अभी तक ना तो सरकार या विभाग के स्तर से किया गया है और ना ही कोर्ट के द्वारा आरक्षण मामले को निस्तारित करने संबंधी कोई आदेश जारी किया गया है। अब आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले और अन्य विसंगतियों का निस्तारण जो है उसमें उम्मीदें अभ्यर्थियों को नजर आने लगी हैं और उनको कयास हो रहा है कि जुलाई में ही 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से संबंधित तथा अन्य विसंगतियों को निस्तारित करते हुए विभाग की तरफ से जो है इनमें जो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आरक्षण विसंगति का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति प्रक्रिया पेंडिंग पड़ी हुई है, जबकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित विसंगतियों को लेकर के भाजपा के सहयोगी दल अपना दल यस ने भी मुख्यमंत्री को मामले से संबंधित समस्याओं को निस्तारण न करने की वजह से घेरा है और ये चीजें जो है कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने का ही प्रयत्न करेंगी, क्योंकि चीजें लोकसभा में भी उठाई गई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के और अब खुद की सहयोगी पार्टी जो है वो सामने खड़ी हो चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती की विसंगतियों को निस्तारण करने को लेकर के। क्या अपडेट है उस पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी नहीं करा पाई ठीक अनुप्रिया पटेल। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की मनाई गई 95वीं जयंती। सरकारी नौकरियों में आरक्षण विसंगति को लेकर के सरकार को चिट्ठी लिखकर घेरने और फिर सरकार की ओर से उनका खंडन किए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एनडीए के सहयोगी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक और मुद्दा उठा दिया है। मंगलवार को पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पटेल की 95वीं जयंती की पर आयोजित जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी अभी तक वह ठीक नहीं करा पाई, जबकि राज्य सरकार के सामने वह मामला कई बार उठा चुकी हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में अनुप्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के हक में तमाम कार्य किए हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, विश्वविद्यालय में आरक्षण के 13 पॉइंटर रोस्टर को लागू किया, केंद्रीय स्कूलों व नीट में ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों को आरक्षण दिलाया। सपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण का इन्होंने ही विरोध किया था। 4 बार सत्ता में रहे लेकिन जातिवाद जनगणना नहीं कराई। वहीं मुलायम सिंह यादव का बिना नाम लिए कहा रक्षा मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने सैनिक स्कूलों में ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण नहीं लागू कराया। नॉट फाउंड सुटेबल लिखकर सपा सरकार में भी पिछड़ों के आरक्षण से खिलवाड़ किया गया। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के जो निस्तारण है उसको लेकर के अनुप्रिया पटेल मैम की तरफ से जो है मोर्चा खोल दिया गया है और अब उम्मीदें और प्रबल होती जा रही हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब जल्द निस्तारण जो है देखने को मिलेगा और जो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिलेगा और उन्हें नियुक्ति मिलेगी 69,000 शिक्षक भर्ती में। वहीं दोस्तों यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ अगवाकार नेता ऐसे हैं
जिनको अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा, अन्यथा 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो कहीं ना कहीं लंबित ही रहेगी, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो हैं इसमें नेता बनने की ओर अग्रसर हैं, और नेता बन करके विपक्ष के कंधे से कंधा मिलाकर चलने से आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है और सरकार के सपोर्ट से लेनी है। तो इस वक्त नेतागिरी को आपको दूर फेंकना होगा अगर आपको नौकरी चाहिए। हाँ, अगर आपको नेतागिरी करनी है तो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो आपके कनेक्शंस हैं, संबंध हैं, उन्हें समाप्त कीजिए और खूब जोरदार तरीके से नेतागिरी कीजिए और अपनी नेतागिरी चमकाइए। बाकी अन्य जिसको जरूरत है नौकरी की, उसे 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी लेने दीजिए। आप आड़े मत आइए। लाखों का चंदा लेकर के आपने ढेर सारे पैसे कमाए हैं, अब लोगों को नौकरी पाने दीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। अब बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, और शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है, और इसी के साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। चयन आयोग में इसी माह हो सकती है स्थायी अध्यक्ष की तैनाती। प्राथमिक से लेकर एडेड, माध्यमिक, एडेड, उच्च महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक कॉलेजों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्य तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। सृजित सभी 12 पदों पर सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं की गई है। वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल 8 मई को आयोग में सदस्यों के साथ बैठक कर चुके हैं। स्थायी अध्यक्ष पद पर चयन के लिए 2 बार आवेदन लिए जा चुके हैं। शिक्षक भर्तियां तेजी से पूरी करने के लिए इसी माह स्थायी अध्यक्ष की तैनाती होने की पूरी उम्मीद है, और चयन आयोग में सृजित 12 सदस्य पदों पर चयन 14 मार्च 2024 को हुआ, और सभी सदस्यों ने अगले ही दिन 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया था। इस तरह आयोग का गठन हो गया, जिसमें बाद में कार्यवाहक सचिव और कार्यवाहक अध्यक्ष की तैनाती की गई। 8 मई को आयोग कार्यालय में कार्यवाहक अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोग की पहली बैठक हुई, जिसमें आयोग को क्रियाशील करने को लेकर के चर्चा की गई। चयन आयोग किस तरह कार्य करेगा, इसके लिए 9 कमेटियां बनाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। उधर मुख्यमंत्री का जोर भर्ती आयोगों बोर्डों से होने वाली भर्तियों में तेजी से करने पर है। ऐसे में नियमित कामकाज को गति प्रदान करने के लिए आवेदनों में इसी माह अध्यक्ष का चयन किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसी माह स्थायी अध्यक्ष की तैनाती होने के बाद लंबित भर्तियां जैसे टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके आयोजन को लेकर के बड़ा फैसला लिया जा सकता है, और जुलाई माह में ही टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो भर्ती से संबंधित अधिकारियों को अपनी तैयारियों पर फोकस करना चाहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द इन परीक्षाओं की डेट का अनाउंसमेंट कर सकता है। जैसे ही उसे स्थायी अध्यक्ष मिलते हैं, तुरंत सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं ही आयोजित कराएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर, जहां पर हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तदर्थ शिक्षकों को कार्य मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद आप सभी को बता दें, तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के कल कैबिनेट से एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर तदर्थ शिक्षकों को नियुक्ति बहाल करते हुए उन्हें फिर से मानदेय पर रखने का बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। 2200 से ज्यादा शिक्षकों की मानदेय पर होगी पुनर्नियुक्ति। शिक्षकों को 25 और 30,000 रुपए मानदेय जिनकी सेवाएं 2023 में समाप्त हुई, वही होंगे पात्र। योगी सरकार ने साल 2023 में सेवा से हटाए गए 2200 से ज्यादा शिक्षकों को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसका असर शिक्षण कार्य पर हो रहा है। शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवा से मुक्त किए गए 2200 से ज्यादा शिक्षकों को अस्थायी तौर पर पुनर्नियुक्ति का अवसर दिया जा रहा है। जो शिक्षक कक्षा 9 और 10 में पढ़ाएंगे उन्हें 25,000, और जो लोग कक्षा 11-12 में पढ़ाएंगे उन्हें 30,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रबंधन को यह धनराशि दी जाएगी। अगर वह इससे ज्यादा देना चाहते हैं तो शिक्षकों को अपने पास से दे सकते हैं। जिन तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं शासनादेश 9 नवंबर 2023 द्वारा समाप्त की गई, वही मानदेय शिक्षक के लिए पात्र होंगे। यथासंभव मानदेय शिक्षक को उसी विद्यालय में रखा जाएगा जिनमें वह तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। हालांकि आप सभी को बता दें, तदर्थ शिक्षक इस फैसले से खुश नहीं है, और वो स्थायी किए जाने की मांग को लेकर के अपनी प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है क्या सरकार मानदेय पर ही अपना फैसला जो ली है उस पर ही इनको आगे कैरी ऑन करेगी, या इनको स्थायी करने को लेकर के ही कोई बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। दोस्तों, बात करेंगे परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के मचे बवाल से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। उपस्थिति दर्ज करने को लेकर के शिक्षकों ने रखी शर्त, विरोध शुरू। परिषदीय स्कूलों में 15 जुलाई से टैबलेट पर चेहरा दिखाकर
शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी, यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से हाजिरी लगाई जाएगी। स्कूलों के इसके लिए टैबलेट दिए गए हैं और सिम खरीदने व इंटरनेट की सुविधा के लिए धन भी दिया जा चुका है। ऐसे में अब अधिकारी हर हाल में इस व्यवस्था को लागू कराने पर जोर दे रहे हैं। उधर शिक्षकों ने शर्त रखी कि अगर वह किन्हीं कारणों से विलंब से पहुंचे तो उन्हें छूट दी जाए। शिक्षकों ने मांग की है कि विलंब होने पर उन्हें पूरे दिन के लिए अनुपस्थित न माना जाए, अर्ध अवकाश या फिर 3 दिन विलंब होने पर एक आकस्मिक अवकाश लेने की छूट दी जाए। उपस्थिति व मिड डे मील सहित 12 रजिस्टर डिजिटल किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव कहते हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षक दूर दराज के क्षेत्रों से विद्यालय आते हैं, किन्हीं कारणों से वह लेट हो जाए तो पूरे दिन के लिए अनुपस्थित न माना जाए। उपस्थित सुबह विद्यालय खुलते समय और बंद होते समय लगाने की व्यवस्था जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से लागू की गई है। लेकिन अभी आप सभी को बता दें 15 जुलाई से व्यवस्था लागू होगी या नहीं लागू होगी, इसको लेकर के संशय है, क्योंकि शिक्षकों की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग को शिक्षकों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अर्ध अवकाश जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार से किसी भी कारणवश अगर शिक्षकों को विलंब होता है तो उससे वंचित न हो और उन्हें एक दिन के अवकाश के बजाय अर्ध अवकाश मिल सके। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं माध्यमिक विद्यालयों में 22,000 पदों पर नियुक्ति को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे समूह घ के 22,000 से अधिक पद। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ के 22,230 पदों को शीघ्र भरने की तैयारी है। यह सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। मंडल स्तर पर पत्रों का चयन कर या भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसके लिए मंडल स्तर पर मंडलायुक्त को दिशा निर्देशन में भर्ती अभियाचन चलाया जाएगा। अभियान को पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के लिए विभाग अधिकारियों के साथ साथ मंडलायुक्त द्वारा नामित विभागों के अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी, जो भर्तियों को पूरा कराकर प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ के अन्य सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। ये सभी रिक्त पद राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हैं, जिन्हें इस साल सितंबर के अंत तक भर दिया जाएगा। उल्लेखनीय कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ में, जिसमें परिचारक समेत अन्य पद शामिल हैं, के कुल 42,170 पद स्वीकृत हैं, जिनमें राजकीय के 144 पद हैं, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 42,026 पद स्वीकृत पद हैं। इन स्वीकृत पदों में 50% से कम कुल 19,874 पद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में और 66 पद परिचारक अथवा समूह घ के भरे हुए हैं। इस प्रकार से राजकीय में 78 तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 22,152 पद रिक्त हैं। बताया जाता है कि समूह घ में नियुक्ति के लिए भी सरकार की ओर से नियमावली तैयार की जा रही। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि से इतर जितने भी समूह घ के रिक्त पद हैं, उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। वर्तमान में समूह घ के 41,136 पद रिक्त हैं, जो स्वीकृत पद 1,32,279 का 50% से भी कम है। तो कुल मिलाकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग में 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने की उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई और सितंबर तक इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।